हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं कामरान अली और मैं हूं अतीक अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामरान अली टीवी। एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल में आज दोबारा हाजिर हैं हम। तो गाइस, आज की वीडियो जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मतलब टाइटल से हमने अंदाजा लगाया, वीडियो देखी नहीं है अब तक। बहुत से लोग हमसे ये कंप्लेन करते हैं, बुरा भला भी बोलते हैं, गालियां भी देते हैं कि थोड़ी सी होमवर्क कर लिया करो, थोड़ा देख लिया करो। लेकिन गाइस, रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो पहली दफ़ा आपको कोई चीज़ सुन के या कोई चीज़ देख के जो आपका रिएक्शन हो वो सामने आना चाहिए। तो माना है कि भाई हमारे पास जनरल नॉलेज होती है, बट ये कि अगर हम अपने भाषणबाजियों पे लग जाएंगे तो वीडियो का रिएक्शन कहाँ जाएगा। तो कहते नहीं है, सॉरी, फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, बहुत मजा आता है। ये चीज़ होती है, असल में मकसद ये होता है। खैर बहरहाल वो बात लंबी है, छोड़ दो उसको। अच्छा, वीडियो का टाइटल है व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश, इकोनॉमिकल सक्सेस स्टोरी ऑफ वियतनाम एंड बांग्लादेश। स्टडी IQ एजुकेशन चैनल से ये वीडियो ली गई है। इस वीडियो का बिल्कुल देखने का मकसद ये नहीं है कि किसी भी तरीके से या किसी भी पर्सपेक्टिव से जो है हम इंडिया का कोई नेगेटिव फेस देखने या दिखाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आई थिंक सो कि ये कोई केस स्टडी होगी जिसका कंपैरिजन इंडिया के साथ किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ओरिजिनल लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी मिल जाएंगे, उनको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पर तीन सेक्टर्स की चर्चा होती है। एक है आपका प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, और जब भी यहां पर भारत का स्थान आता है तो काफ़ी पीछे हम रह जाते हैं। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि भारत अभी भी जो जितना बेनिफिट उठा सकता था अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो हम हासिल नहीं कर पाए हैं। और यूजुअली क्या होता है, आपने देखा होगा वियतनाम और बांग्लादेश के साथ काफ़ी चर्चा होती है। ये जो दो देश हैं, इन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी बड़ी उपलब्धि पाई है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहां पर देखने को मिलती है दोनों देशों में, और एक्सपोर्ट इनका बहुत तेजी से बढ़ा है। तो रिसेंटली यहां पर क्या हुआ कि दोनों देश के बारे में द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था कि किस तरह से इनकी सक्सेस स्टोरी रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। और यहां पर भारत इससे क्या सीख सकता है, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो है वो आपका द हिंदू आर्टिकल के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि वियतनाम और जो बांग्लादेश है वो काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। स्पेशली जो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो चाइना के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर बन गया है। अपैरल का मतलब है जो कपड़े होते हैं, जो क्लोथ वाला सेगमेंट हो गया, उसके टर्म्स में बांग्लादेश सेकंड नंबर पर आ गया है एक्सपोर्ट के टर्म्स में चाइना के बाद। और यहां पर भारत पहले हुआ करता था, लेकिन भारत को भी पीछे छोड़ दिया है बांग्लादेश ने। और दूसरी तरफ अगर आप वियतनाम का देखिए तो पिछले 8 सालों में 240% का राइज देखने को मिला है वियतनाम के एक्सपोर्ट के अंदर। और भारत का अगर आप देखोगे तो अभी भी एकदम वहीं पर है जहां पर हम 8-10 साल पहले थे। अभी भी कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है एक्सपोर्ट के अंदर। तो यहां पर किस तरह से ये सारे जो सक्सेस स्टोरी हैं वो हम सीख सकते हैं इसके थ्रू, भारत क्या सीख सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं वियतनाम के सक्सेस स्टोरी की। क्या किया वियतनाम ने ऐसा? तो सबसे पहला यहां पर बताया जाता है कि ओपन ट्रेड पॉलिसी। ओपन ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड पॉलिसी करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाना, जो वर्क फोर्स है उसको सस्ता रखना, इनएक्सपेंसिव रखना, यहां पर जो फॉरेन फर्म्स हैं उनको एक तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड करना ताकि वो वियतनाम के अंदर आए और यहां पर इन्वेस्टमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। और यहां पर जो वियतनाम का अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखोगे तो कई सारे पार्टनर्स के साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, जैसे कि यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इवन इंडिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जहां पर भारत भी कोई भी चार्ज नहीं करता है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता है वियतनाम के प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब कि वियतनाम के अगर प्रोडक्ट भारत के अंदर आएंगे तो वो ड्यूटी फ्री होते हैं। तो ये सब एक कारण है जिसकी वजह से वियतनाम जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आगे कर रहा है। यहां पर डोमेस्टिक जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा ओपन है वियतनाम की। ओपन का मतलब यह हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बताया जा रहा है कि जब से यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ है
वियतनाम का, तो अब बहुत जल्द करीब 99% ऐसे प्रोडक्ट हैं यूरोपियन यूनियन के जो कि ड्यूटी फ्री वियतनाम के अंदर एंटर कर सकेंगे। जी हाँ, वियतनाम के अंदर जो है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन अपने प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री बेच सकेगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा वियतनाम ने सबसे पहले क्या किया कि जो अपने डोमेस्टिक लॉज हैं उसमें कई सारी तब्दीली लाई, कई सारे चेंजेस लाएं ताकि इन्वेस्टर फ्रेंडली इसको बनाया जा सके। और एक तरह से जो फॉरेन फर्म हैं उनको यहां पर बुलाया गया और लोकल बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए छूट दे दी गई। जैसे कि यहां पर अगर आप वियतनाम के अंदर देखोगे तो यूरोपियन यूनियन के जो फर्म हैं वो कोई भी शॉप खोल सकते हैं, रिटेल ट्रेड कर सकते हैं, इवन जो टेंडर्स होते हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर के, हर जगह वहां पर लगा सकते हैं वियतनाम के अंदर जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं। और इसके अलावा जितने भी सेक्टर हो गए, जैसे कि आपने देखा होगा भारत के अंदर कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एंट्री नहीं दी जाती, लेकिन वियतनाम के अंदर आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, रियल एस्टेट है, हॉस्पिटल, डिफेंस, रेलवे प्रोजेक्ट्स, हर जगह यहां पर जो फॉरेन के फर्म्स हैं वो पार्ट ले सकते हैं। और यहां पर ऐसा नहीं कहा गया, जैसे कि ये जो पूरा आपका आर्टिकल था उसमें ये कहा गया कि यहां पर ये जरूरी नहीं है कि भारत के लिए भी बेनिफिशियल हो, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो वियतनाम के पॉलिटिकल सिस्टम को भी आपको समझना होगा। वहां पर सिंगल पार्टी स्टेट है, एक सिंगल पार्टी रूल करती है। इसकी वजह से जो डोमेस्टिक वॉइसेस हैं, जो भी प्रोटेस्ट होता है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। एज सच कोई बहुत ज्यादा चीजें बाहर निकल कर नहीं आती हैं। तो वहां का मॉडल थोड़ा सा अलग है। भारत जरूरी नहीं है कि ये सेम चीज सुटेबल हो, क्योंकि हमारे को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और मे भी हो सकता है कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा यहां पर एडिटर का कहना था जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इसके अलावा यहां पर एक्सपोर्ट के बारे में भी बताया गया कि किस तरह से वियतनाम ने ये जो पॉलिसीज अपनाई हैं इसकी वजह से लगातार उनके एक्सपोर्ट बढ़ते रहे हैं। और यहां पर जो बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं, सैमसंग, कैनन, फैक्सकॉन, H&M, नाइकी, एडिडास, आइकिया, जो फर्नीचर कंपनी है, ये सभी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वियतनाम के अंदर खोली है। और पिछले साल अगर आप देखोगे तो $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये छोटे से देश में हुआ है। यहां पर आपको भारत के टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि भारत ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा देश है वियतनाम के मुकाबले। तो वियतनाम में अगर $16 बिलियन भी आता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहां पर वियतनाम का एक्सपोर्ट अगर आप देखिए तो पिछले 9 सालों से आप देख सकते हैं 3 से 4 गुना बढ़ा है। जी हां, $83 बिलियन हुआ करता था एक्सपोर्ट वियतनाम का 2010 में, और 2019 में आप देखिए $279 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत ने जो इंप्रूवमेंट है वो मुश्किल से 30 से 40% का किया है, लेकिन वियतनाम यहां पर 3 गुना 4 गुना इंप्रूवमेंट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के भी अगर आप देखोगे तो जो मेन एक्सपोर्टर है बांग्लादेश के लिए, मतलब कि जो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, वो करता है मेनली यूरोपियन यूनियन को और यूएस को करता है, जिसकी वजह से जो उसका एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो अपैरल सेक्टर है, जो क्लोथ वाला मार्केट है, सेक्टर है, वहां पर ही ये मेनली टिका हुआ है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको ड्यूटी फ्री अलाउ करता है, मतलब कि बांग्लादेश जो है अपने जो भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन के अंदर वो ड्यूटी फ्री कर सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश की वो यहां पर लगातार बढ़ते जा रही है, और ये जो फायदा उठाता है बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्रीज का वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। अगले 3-4 सालों में ये जो लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस है वो बांग्लादेश से ले लिया जाएगा, और जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश वो शायद अब नहीं कर पाएगा। अब इसी चीज को देखते हुए अब देखिए यहां पर बांग्लादेश ने क्या किया, वो अपने जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी मेनली जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो कपड़े का किया जाता है, अपैरल सेक्टर में किया जाता है। लेकिन अब यहां पर वो जो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अलग प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके भी मार्केट वो खोज सके, ताकि आगे चलकर जब इससे ये स्टेटस लिया जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा चोट ना पहुंचे। इनफैक्ट भारत भी क्या करता है कि बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री अलाउ करता है। बांग्लादेश जो भी प्रोडक्ट भेजता है भारत के अंदर अल्कोहल और टोबैको के अलावा वो ड्यूटी फ्री भारत के अंदर आता है। तो यहां पर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वियतनाम और बांग्लादेश ने काफी तेजी से ट्रेड की वजह से, बेसिकली एक्सपोर्ट और ट्रेड की वजह से अपने देश के अंदर वेल्थ को क्रिएट किया है। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, और जब भी इस तरह की जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वेल्थ क्रिएशन होता है, उस वजह से वहां पर देश के अंदर जो रह रहे लोग हैं, नागरिक हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, वो बाहर निकल कर आते हैं। पिछले 2 दशक में जो मिलियंस ऑफ पुअर पीपल हैं वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेड।
तो यहाँ पर भारत को क्या करना चाहिए, भारत को इससे क्या सीखना चाहिए? तो यहाँ पर जो एडिटर हैं जिन्होंने ये पूरा एडिटोरियल लिखा था, उन्होंने ये चीज बताया कि सबसे पहले तो हमें लार्ज फर्म को सपोर्ट करना चाहिए। जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको समझना है, अगर सपोज मैं कहता हूं एक बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर और यहाँ पर 10 छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, तो क्या होता है कि सपोज आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई प्रोडक्ट को भेजना है, तो वो प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को डील करना पड़ता है। तो यहां पर ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं 10, वो इस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो लार्ज स्केल पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम 2, 4, 5, 7, 10 इतने बड़े बड़े अगर इंडस्ट्रीज बना देते हैं, तो उनके अंदर कैपेसिटी आ जाती है, स्केल आ जाती है उतने बड़े और उतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो सबसे पहले बात हमें यह करना है कि यहां पर जो बड़े फर्म्स हैं उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जो छोटे छोटे फर्म्स हैं उनको एक तरह से अगर हम अभी से सपोर्ट करेंगे, वो तो धीरे धीरे करके वो बड़े बन सकते हैं। तो छोटे फर्म्स को हमें बड़े बनाने की आवश्यकता है। अब इसी चीज को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज पहले बोला गया था 2019 के, कि यहां पर हमारा यूजुअली क्या होता है कि हम छोटे फर्म्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहते हैं अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपने अक्सर एमएसएमई के बारे में सुना होगा। तो इसलिए क्या होता है कि ज्यादातर फर्म जो हैं वो बड़ा नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एमएसएमई के कैटेगरी में रहेंगे तो उनको हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा, अगर वो लार्ज फर्म के कैटेगरी में आ गए तो वो जो बेनिफिट है वो उनसे चला जाएगा। तो हमारे देश में यही होता है कि एक जो बिजनेसमैन है वो 3, 4, 5 तरह के एमएसएमई क्रिएट कर देता है, अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस बना देता है अलग अलग नाम से। वो बड़ा फर्म नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि वो बेनिफिट नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजों पर हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था कि यहां पर हम इसको लिमिट कर सकते हैं कि 5 साल तक ही बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, एक पैन नंबर पर इतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह की चीजें लानी चाहिए, बड़े फर्म्स क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर वियतनाम ने बहुत सारे डोमेस्टिक रूल्स में चेंजेस किए हैं ताकि इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जा सके। तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करने की आवश्यकता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो वियतनाम की एक कमी है, वो ये है कि उसका जो एक्सपोर्ट है वो मेनली 5 सेक्टर पर निर्धारित है, ठीक है। लेकिन भारत की एक अच्छी बात यह है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाइड है, जो कि एक अच्छी बात है। डाइवर्सिफाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सपोज बांग्लादेश का एग्जांपल लीजिए, ये सिर्फ कपड़े की एक्सपोर्ट करते हैं। अगर सपोज कल के डेट में पूरे विश्व के इकोनॉमी में जो अपैरल का इंडस्ट्री है उस पर इंपैक्ट आता है, तो ओवरऑल पूरे बांग्लादेश के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसको डाइवर्सिफाई करना एक अच्छी बात है। ज्यादातर आप बड़े देश देखोगे, जैसे चाइना हो गया, उसका इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो 32 है, भारत की रैंकिंग 43 है। वियतनाम आप देख सकते हो 79 है, बांग्लादेश 127, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। वो मैं आपको आगे क्वेश्चन मैंने पूछा है एमसीक्यू, उसके फॉर्म में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके अलावा यहां पर एडिटर के द्वारा ये बोला गया है, राइटर के द्वारा, कि हमें और ज्यादा प्रमोट करना है अगर मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट को, तो यहां पर एक अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन बनाने की आवश्यकता है। जोन बनाने से क्या होगा कि सपोज कोई ऑटोमोबाइल कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, बाहर से भारत के अंदर आना चाहता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो 2-3 साल तो उसको क्या लगते हैं, उसको जमीन ढूंढने में लग जाते हैं, अप्रूवल्स लेने में लग जाते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी एक अलग से जोन बना दिया जाएगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज होंगी, तो यहां पर बहुत आसानी से वो तुरंत जमीन ले सकता है, अप्रूवल ले सकता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा हमें जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं, उसके निर्माण की आवश्यकता है, ऐसा बताया जा रहा है एडिटर के द्वारा। इसके अलावा लास्ट में एक और चीज बोली गई कि हमें ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो जो वियतनाम है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो उसका 107 है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि अगर कोई भी देश एक्सपोर्ट के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कल के डेट में अगर मंदी आती है पूरे विश्व के अंदर, तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली वियतनाम के इकोनॉमी के ऊपर आएगा। लेकिन अगर हम काफी हद तक अपनी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाएंगे, एक तरह से डोमेस्टिक के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट अच्छा रखेंगे, तो बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी नहीं रहेगी। और इसी को कहते हैं एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो। ज्यादातर जो बड़े देश हैं उनके एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो आपको कम मिलेगा। ये वियतनाम का 107% है, भारत का मुश्किल से 18% के आसपास है, चाइना का भी 20% के आसपास है। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। तो बेसिकली हमें यहां पर क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए। इनोवेशन की वजह से क्या होगा कि जो कॉस्ट है डूइंग बिजनेस का वो आपका कम हो जाएगा।
इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट जो है और अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था, जहाँ पर द हिंदू के आर्टिकल के थ्रू मैंने आपको बताया कि वियतनाम और बांग्लादेश किस तरह से सक्सेस पाए हैं और भारत को किस तरह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ जो वियतनाम और बांग्लादेश में हुआ वही सेम चीज़ भारत में भी एप्लीकेबल होगा। हमें ऑर्गेनिक तरीके से अपने देश के अंदर जो ग्रोथ है उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स क्या आप मुझे बता सकते हो? 2 स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में जाकर आप प्ले कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो टेलीग्राम से एक्सप्लेनेशन और राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। अच्छी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी गाइस, सब्सक्राइब प्लीज, ठीक है। तो मतलब अच्छा, वियतनाम के बारे में मुझे इतना पता नहीं था, मुझे ज़्यादा आइडिया था बांग्लादेश के बारे में, और वो इस तरीके का इस तरह से था कि 2008 से जो 2013 तक पाकिस्तान में हुकूमत रही है, गवर्नमेंट रही है, उनकी वजह से पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, और उस वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर था, काफ़ी लोग यहाँ से बांग्लादेश माइग्रेट कर रहे थे। तो उस टाइम कुछ कॉलम्स और न्यूज़ वगैरह कुछ आई थी, इस तरह सर्कुलेट हुई थी, तो मुझे तब ये पता चला था कि तब से जो है 2013-14 से जो बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर में एक बूम स्टार्ट हुआ है, वो अब माशाल्लाह रुकने में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ मुझे आइडिया था इस बात का, और इस चीज़ का भी पता है कि वो फिलहाल एक ही सेक्टर है जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं, क्लॉथ का, जिस तरह उन्होंने बताया अपैरेल्स का। जो वैसे वियतनाम का मुझे भी आइडिया है, क्योंकि मैंने काफी थोड़ा सा वीडियो देखता रहता हूँ, तो मुझे इसका आइडिया है। वियतनाम में वो कहते हैं कि अभी जो पिछले 5-6 साल के अंदर वियतनाम ने काफी ग्रो किया है। वो जितनी भी इंडस्ट्री अपनी लगाने के बजाय जो बाहर की इंडस्ट्री ना, उसको बिल्कुल कहते हैं ओपन हैंड दिया हुआ है कि भाई आओ, जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। आप गवर्नमेंट का जो टेंडर है आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं, रेलवेज में, डिफेंस में बाहर वाला आएगा। तो यहाँ तो भाई इंडिया और पाकिस्तान वही फ्रेंडली पॉलिसीज है ना, इंडिया पाकिस्तान में मुमकिन भी नहीं है, और आम तौर पे भी जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इतना कोई टिपिक कॉम्प्लिकेटेड है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इवन कि मैं 1-2 दफा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ बीच बीच में, 1-2 दफा मुझे कुछ काम था, तो अब मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट ये कि मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवानी थी और एक कंपनी रजिस्टर करवानी थी। कंपनी रजिस्टर करवा के और उसका लाइसेंस लेना था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। लेकिन जब मैंने उसकी डॉक्यूमेंट के नाम सुने, ये उसका ये प्रोसेस है, वो वहां से बनेगा, वो यहाँ से बनेगा, कोई एक फ्लो में कोई प्रोसेस नहीं है कि एक ही जगह पे जाए बंदा और वहीं पे उसका A to Z सारा काम हो जाए। अब जैसे इन्होंने यहाँ इसमें कहा कि जैसे कोई कार इंडस्ट्री है वो अगर आ रही है तो एक जगह पे वो बना दे जहाँ पे वो जगह भी एक्वायर कर सके, लाइसेंस वगैरह भी ले सके। तो मतलब प्रोसेस में आसानी होनी चाहिए, जब ही कारोबार भी बढ़ेगा। ज़ाहिर लोग जब बाहर वाले सोचते हैं या पाकिस्तान आए या किसी भी देश में जाएं, ज़ाहिर को कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो बंदा आएगा ना। जहाँ इसको किस चीज का स्कोप नजर आया या कुछ सहूलत होगी या कुछ होगा तभी ये बंदा कर सकता है। बिल्कुल। तो मैंने देखा, मैंने सोचा इंडिया काफी है, लेकिन एक चीज मैंने देखी है, क्योंकि पिछले वीडियोस हम बनाते आ रहे हैं काफी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बहुत से डेवलपमेंट के हवाले से, तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ इंडिया इसमें अब ग्रो कर रहा है। क्योंकि उसने काफी सारे हमने देखे इंडस्ट्री बना रहा है, इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है, काफी वीडियोस हमने पीछे बनाई, आप जाके हमारे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने उनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ये नहीं है कि इंडिया बहुत इतना पीछे नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ इंडिया बहुत, ये बात उनकी सही है कि जितनी बड़ी लेबर है इंडिया के अंदर, जितनी आबादी के हिसाब से, उस हिसाब से इंडिया ने नहीं किया मैन्युफैक्चर जितनी चीजें। लेकिन अब हमने जितनी भी देखी ये चीजें कि इंडिया जो है ना सब कुछ अपने ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है कि हम खुद करेंगे सारा काम। बाहर तो हमने एक वीडियो देखी भी थी ना कि अब जो है कंज्यूमर बेस इकोनॉमी से इंडिया स्विच कर रहा है प्रोडक्शन बेस इकोनॉमी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो टाइम लगेगा उसमें। क्रिएशन ऑफ वेल्थ जो है वो ईज ऑफ मेथड से आएगी, ईज ऑफ प्रोसेस या मेथड से, वही चीज। और दूसरी बात जैसे उन्होंने बताया बांग्लादेश एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। देखिए सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो क्लॉथ का, कपड़ों के हवाले से इन चीजों को। अगर वो उन्होंने बताया कि वो जो उनका शायद वो जो उन्होंने सहूलत दी है बाहर यूएस और उसने यूरोप वालों ने, अगर वो खत्म हो गए तो उससे भी फिर वो रुक जाएगा। इवन जैसे सऊदी अरब है सिर्फ ऑयल पे डिपेंड कर रहा है,
ऑयल है या टूरिज्म है जो हज और टूरिज्म तो खैर मेरे ख्याल में इतना शायद ना हो, अब नहीं, वो अब अलग है। दुबई बनाए वो तो अब सिर्फ ये है कि अभी लास्ट टाइम जो तकरीबन 2-3 साल हाँ। पहले जो हज में वो हुआ था ना, भगदड़ मची हाँ। थी, तो उसमें ये न्यूज़ काफ़ी सुनने में आ रही थी जजीरा चैनल की कि क्योंकि इनके पास जो है वो थोड़ा सा पैसों का वो कम था और पूरा साल जो है वो हज और उम्रा से इनका ज़्यादा इनकम होता है, वही कह रहा हूँ तो ना। इस वजह से उन्होंने वीज़ा ज़्यादा इशू कर और दिया। यही वजह, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बस यही मेरा कहने का मकसद है कि देखें, बंदा जब एक चीज पे बेस करता है ना, तो वो एंड कभी ना कभी आगे खत्म होना है उसने, या कोई चीज ऐसी क्लैप्स कर जाएगी तो आपको वो ना, क्योंकि आप जब आपके घर के अंदर कोई चीज होगी ना, तो आपको बाहर की चीजों वो पे डिपेंड नहीं रहना अगर कोई पड़ेगा। स्टूडेंट देख रहे होंगे, उन्होंने वो पढ़ा होगा ना, बूम होता है हर चीज हर चीज, का एक बिल्कुल। ग्राफ होता है, तो वो एक टाइम पे पीक पे आके फिर उसको नीचे आना ही होता है जब तक उसमें कोई जिद्दत ना लाई जाए। जिद्दत ना लाई जाए, तो बिल्कुल यहाँ सही पे है। इसको वाइंड अप करेंगे गाइस। कोई इकोनॉमी की क्लास नहीं हो रही, कोई इकोनॉमिक्स की क्लास हाँ। नहीं हो रही, हमने बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कर ली हैं भाई, हम इतने ज्यादा इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं नहीं नहीं। है। तो गाइस अभी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप में से कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।